सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको शैक्षणिक जितनी भी गतिविधियां हैं और आपके कोर्स से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको क्लियर यहां पर किया जाता है। आपके डाउट्स को यहां पर क्लियर किया जाता है। आज फिर मैं आपके लिए कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 पार्ट 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही साबित होंगे। पूरे वीडियो को हम ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे। आइए जान लेते हैं पूरा वीडियो में क्या है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। साथियों, सबसे पहले अपन वैश्वीकरण की अर्थ जान लेते हैं, उसकी परिभाषा जान लेते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर आपका क्लियर है कि वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो है अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है उदारीकरण का अर्थ। उदारीकरण का क्या अर्थ है? तो साथियों, उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना ही उदारीकरण कहलाता है। यानी कि दो देशों के बीच जो व्यापारिक प्रतिबंध हैं होते हैं उन प्रतिबंधों को हटाना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियों को कहते हैं जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं। उन कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका है स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करना। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशक के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती हैं। अगला बिंदु यहाँ पर है स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके उत्पादन का प्रसार करना। छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आर्डर देना, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्य हैं और नियंत्रण स्थापित करने के तरीके हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीदकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं, जिससे दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। विदेशी व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण कैसे होता है, ये भी हम यहाँ इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेते हैं। एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तुओं व सेवाओं का आयात निर्यात। वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है। बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण करने में सहायक होते हैं। अगला बिंदु यहाँ पर है कि व्यापार अवरोधक और इनका महत्व। व्यापार अवरोधक क्या होता है और इनका क्या महत्व है? वे नियम तथा कानून जो देशों के आयात निर्यात पर अंकुश लगाते हैं। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने तथा देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। अगला बिंदु है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में विदेशी निवेश हेतु विदेशी कंपनियों का आकर्षित करने के लिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करती हैं जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। अब भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, ये भी हम जान लेते हैं। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादकों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उपभोक्ताओं को के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और अब उन अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं।
विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश कर अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। अगला बिंदु यहाँ पर है, बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है और सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना और प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो इसका उत्तर जानेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए अपनी शाखाएं स्थापित करती हैं। इसी प्रकार साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य पैदा करना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका व राष्ट्रीय कंपनियों की वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं। ऐसा वे अनेक प्रकार से अपना फैलाव दूसरे देशों में करके करती हैं। वह ऐसे स्थानों पर अपना उत्पादन केंद्र स्थापित करती हैं जो बाजार के बिल्कुल निकट होते हैं ताकि माल बेचने में आसानी रहे और उनका लाभ बढ़ता रहे। वे ऐसे स्थानों को चुनती हैं जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के कारीगर और मजदूर सस्ते मिल जाएं और परिवहन के साधन अच्छे हों और स्थानीय सरकारें सहायक हो। ऐसे में ही उनकी उत्पादन लागत कम रहेगी और लाभ की संभावना अधिक रहेगी। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों से मिलकर काम शुरू कर देती हैं ताकि उन्हें योग्य और तजुर्बेकार साथ ही मिल सके। ऐसे ही उत्पादन में खर्च कम रहेगा और घाटे की कोई संभावना नहीं रहेगी। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ स्थानीय कंपनियों को खरीद ही लेंगे ताकि काम को बढ़ावा है मिले और आसानी हो सके, उत्पादन की लागत कम रहे। पांचवा बिंदु यहाँ पर है, कई बार ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी वस्तु के निर्माण में काम आने वाली विभिन्न कलपुर्जे स्थानीय औद्योगिक इकाइयों से ही तैयार करवा लेते हैं। उन्हें जोड़ कर मोटर कार तैयार आदि करने का काम स्वयं संभाल लेती हैं। ऐसे में लागत भी कम रहती है और लाभ भी अधिक रहता है। तो ये पहला प्रश्न हमने यहाँ पर क्लियर किया है। दूसरा प्रश्न है, विदेशी व्यापार क्या है, विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में यह किस प्रकार मदद करता है। अब विदेशी व्यापार क्या है। विदेशी व्यापार वह व्यापार है जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में बड़ी मदद करता है। यह निम्नलिखित ढंग से होता है। पहला बिंदु है, विदेशी व्यापार के कारण एक देश को पदक वर्ग अपना माल दूर दूर देशों में बिक्री के लिए भेज सकता है। जैसे भारतीय उत्पादक भारत से दूसरे देशों में सूती कपड़ा, पटसन का माल, लोह-अयस्क आदि अनेक वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं और वहां से कच्चे तेल, मशीनों, हवाई जहाज का आयात कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है, यदि उनका माल अच्छा और सस्ता हो तो विश्व के बाजार में उनके माल की मांग कई गुना बढ़ सकती है और उनके नाम में भी चार चांद लग सकते हैं। विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप ब्लैक मार्केट या काला बाजार का डर नहीं रहता है क्योंकि विश्व के बाजार में चीज़ें खुलेआम बिकने मिलने लगती हैं। ग्राहकों को विदेशी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है। अब उन्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें उनके अपने देश में ही उपलब्ध होने लगते हैं। उन्हें माल अच्छा और सस्ता मिलने लगता है। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्रश्न है, व्यापार अवरोधक क्या हैं, सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग क्यों करती है। जान लेते हैं व्यापार अवरोधक क्या हैं। जब विदेशी माल के आयात पर रोक लगाई जाती है तो इसे व्यापार अवरोधक कहते हैं। यानी कि विदेशी माल से हम जो माल मंगाते हैं, आयात करते हैं और उस पर हम रोक लगा देते हैं, उसके व्यापार अवरोधक कहा जाता है। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर भारतीय सरकार द्वारा अवरोधक लगाए जाने के कारण निम्नलिखित हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विदेशी स्पर्धा से देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाए। प्रतिस्पर्धा से भारत के नव उदित उद्योग ठप पड़ सकते थे। ऐसे में यही उचित समझा गया कि केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाए जिनके बिना काम चलना कठिन है और जो बिल्कुल अनिवार्य हैं, जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम आदि। इन अवरोधकों को 1991 के बाद भारतीय सरकार ने निम्नलिखित कारणों से हटाया। पहला कारण जान लेते हैं। भारतीय सरकार ने सोचा कि वह समय आ गया है जब भारतीय उद्योगपति प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम
हो चुके हैं। दूसरा बिंदु यहाँ पर है, इस प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उत्पादक अपने माल में सुधार करने का प्रयत्न करें ताकि उनका माल विदेशों में भी बड़ी मात्रा में दिख सकें। तीसरा बिंदु यहाँ पर हमको मिल रहा है, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा चीज़ों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने 1991 से धीरे धीरे आयात पर लगे हुए बहुत से प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया है। इससे लाभ रहा कि भारत में अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपना निवेश शुरू किया और भारतीय खरीदार को भी विभिन्न प्रकार के सामान आसानी से और सस्ते दामों में मिलने लगा। अब हमारे पास चौथा प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, सरकार इनकी स्थापना क्यों करती है। हम चौथे प्रश्न का उत्तर जानेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है और करों में भी रियायती दी जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेषताएं भी जान लेते हैं। ऐसे आर्थिक क्षेत्र जिनकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश हेतु आकर्षित किया जाए। ऐसे में जहां देश का उत्पादन बढ़ेगा वहां भारत के व्यापार में भी वृद्धि होगी और अनेक लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा बेरोजगारी की समस्या का भी हल निकालने में सहयोग मिलेगा। उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की नई नई वस्तुएं सस्ते दामों में उपलब्ध होगी। भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव निम्नलिखित है। पांचवा प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव। तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं। पहला बिंदु प्रभाव है, भारतीय उपभोक्ता को संचार के क्षेत्र में कम दामों पर दूरभाष के अच्छे उपकरण, रंगीन टेलीविजन सेट तथा अनेक प्रकार के बिजली के उपकरण मिलने लगे हैं। अनेक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली कंपनी जैसे पेप्सी, कोला आदि ने न केवल पेय पदार्थ उपलब्ध कराना शुरू किया है वरना खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में भी ऊंचा स्थान बनाया। ऐसे में उत्पादकों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी काफ़ी लाभ हो रहा है। विश्व के बाजार में भारतीय मालवी सेवाओं की भागीदारी भी थोड़ी बहुत बढ़ी है। अनेक भारतीय कंपनियों को जैसे रेनबैक्सी, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स आदि को विदेशों में व्यापार बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यदि हम प्रयत्न करके अच्छा माल बनाने लगे तो हमारी प्रगति की रफ्तार और भी बढ़ सकती है। अगला बिंदु यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है कि विदेशी मुद्रा जो 1991 में केवल 4,622 करोड़ रुपए थी, वह 2000 से बढ़कर 1,54,924 करोड़ हो गई हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के परिणाम स्वरूप हमारे बाजार पूरी तरह से परिवर्तित हो गए। अब बड़े बड़े मेगा मार्ट जैसे बड़े बड़े वस्तु भंडार खुल गए हैं जहां एक ही छत के नीचे उपभोक्ता को सभी प्रकार की चीज़ें मिलने लगी हैं। स्थान स्तर पर उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। वे वैश्वीकरण उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से उत्पादकों को अपने उत्पादन में सुधार करना पड़ा, जिसके कारण प्रेरणा स्वरूप राष्ट्रों को बहुत लाभ रहा और उन्हें चीज़ें अच्छी और सस्ती मिलने लगी हैं। तो साथियों, ये था वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ चैप्टर, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सकें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या कोई सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो भी आप कमेंट करके बताएं ताकि आपका आने वाला वीडियो हम उसी टॉपिक पर बनाएं और आपकी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।